आज हम सोशल साइंस जो क्लास 10 का है और टर्म 1 में क्या क्या आने वाले हैं, इस पहले हम सिलेबस को देखेंगे और फिर उनके नोट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिलेबस क्या क्या है। हिस्ट्री में हमारे पास यूरोप में राष्ट्रवाद, एक ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में आने वाला है संसाधन एवं विकास और कृषि। राजनीतिक विज्ञान में आने वाला है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स में आने वाले हैं विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मैप्स वर्क भी दिए रहेंगे, जिसमें भूगोल वाली सेक्शन में रहेगा संसाधन एवं विकास से रहेगा मृदा के प्रकार, मिट्टी के कितने प्रकार हैं और उनके कौन से क्षेत्र हैं, इन सबको हमें दिखाना रहेगा। फिर उसके बाद जल संसाधन से बांध के बारे में पूछा जाएगा, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया और तुंगभद्रा बांध हो गया। इन सब बांध के हमें लोकेशन को दिखाने रहेंगे। फिर कृषि वाले क्षेत्र में चावल गेहूँ के हमें प्रमुख क्षेत्र को दिखाना रहेगा। गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन सब के प्रमुख क्षेत्रों को हमें दिखाना रहेगा। तो इस तरह से हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा होती है। मतलब हमारी एक तरह की पहचान हो, इसको बढ़ावा देने वाली जो विचारधारा होती है वही होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को कैसे फैलाया जाता है, तो राष्ट्रवाद को फैलाने में जो सबसे प्रमुख कारक है वो है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान। अब हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि यूरोप में ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी और वहीं से राष्ट्रवाद पूरे दुनिया में फैला हुआ था। यूरोप में भी जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति से हुई, जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था। इस फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास होता है। उस समय जो कि 19वीं सदी में यूरोप का जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग थे उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, जिसकी जनसंख्या कम थी लेकिन इनका वर्चस्व बहुत अधिक था। ये लोग जमींदार होते थे और इनके पास सभी तरह के अधिकार होते थे। दूसरा वर्ग था वो था निम्न वर्ग, जो कि कृषक वर्ग था। इनका क्या था, जनसंख्या बहुत अधिक था, ये निम्न वर्ग कहलाते थे। जमीनहीन थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं था। ये लोग क्या करते थे, जमींदारों के यहाँ काम करते थे और इनका कोई भी अधिकार नहीं था। ये क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद का विकास होता है तब उसके बाद एक नया वर्ग आता है और उस नया वर्ग का नाम होता है मध्यम वर्ग। और ये मध्यम वर्ग जो होते हैं इसमें सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, कवि हो गया। ये सब लोग जो थे एक नए वर्ग में आ गए। इन नए वर्गों के उत्थान से ही यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी का पहले, ये उदारवादी शब्द जो है वो लिबरलिज्म से बना हुआ है और ये लैटिन वर्ड है जिसमें लिबर का अर्थ होता है आज़ाद होता है। ठीक है, तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो था ना, ये एक प्रकार से आज़ादी को बढ़ावा देने वाला एक भावना को विकास किया था। उदारवादियों का प्रभाव क्या क्या पड़ा, तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों का अंत हो गया, नया संविधान बन गया, प्रतिनिधि वाली सरकार प्रतिनिधि वाली सरकार बनी। मतलब अब लोगों के द्वारा चुने जाने वाले सरकार का विकास किया गया। बाजार की स्वतंत्रता हुई। इसमें क्या हुई, बाजार की स्वतंत्रता मिल गई। एक राज्य के अंदर सीमा शुल्क खत्म कर दिया गया। एक राज्य के अंदर में जो तरह तरह के सीमा शुल्क होते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉल्बेराइन। तो जॉल्बेराइन क्या था, एक शुल्क संघ था। मतलब ये एक राज्य के अंदर सीमा शुल्क को खत्म करने के लिए जो संगठन बना हुआ था वो जॉल्बेराइन था। इसका गठन कब किया गया था, तो ये 1834 में इसका गठन किया गया था और ये प्रसा की पहल पर बनाया गया था। मतलब प्रसा एक देश है, उसी के पहल पर ये जॉल्बेराइन शुल्क बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है मुद्रा की संख्या 2 कर दी गई। उस समय क्या था, उस समय बहुत तरह की मुद्राएं चल रही थी, उन सब मुद्राओं को बंद करके उनके जगह पर सिर्फ 2 ही मुद्रा को मान्यता दी गई। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो होती है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, मतलब सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया, तो एक नए तिरंगे झंडे को लाया गया। एक नए तिरंगे झंडा लाने का ये उद्देश्य था ताकि सभी लोग क्या हो जाए, इसके प्रति वफादार रहें और सभी एक यूनाइट हो जाए। फिर उन्होंने पितृभूमि कहा कि मतलब ये जो
धरती है, ये जो फ्रांस की धरती है वो हमारी धरती है, इसके लिए उन्होंने ला पैट्रिक शब्द का यूज किया। फिर उन्होंने कहा कि हम सभी इस धरती के क्या है, नागरिक है, इस धरती के हम लोग सभी सिटीजन हैं। तो इन शब्दों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ ना कि सामूहिक सामूहिक पहचान बनी, लोगों की एक पहचान बनी। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फिर एक समान अधिकार दिए गए और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। चूँकि फ्रेंच पर उस समय राजशाही था, इसलिए फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया ताकि सब सब सभी जो राष्ट्र के अंदर में जो व्यक्ति हैं उन सबका क्या हो जाए, एक भाषा फ्रेंच भाषा भाषा हो, ताकि उनमें एक सामूहिक पहचान बन सके। इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, इसके प्रभाव से होता क्या है कि 1688 ईस्वी में ये राजतंत्र से संसद द्वारा ताउद छीना गया। ये ताउत ताउत छीना जाता है कहाँ से, तो ये घटना होती है, ये घटना होती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या था कि उस समय 1688 ईस्वी में जो संसद था उसने क्या किया, राजा से उसकी गद्दी छीन ली, उसे उसके ताउत को छीन लिया गया। फिर उसके बाद 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1707 में क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। और फिर क्या होता है, 1801 ईस्वी में आयरलैंड को भी इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन मतलब यूके में मिला लिया जाता है। अब आते हैं नेपोलियन का शासन। क्योंकि जब जब ये राष्ट्रवाद के कारण जब जब फ्रांस में जब ये स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन का शासन आता है। नेपोलियन का शासन कब आता है, 1805 से लेकर 1515 तक, तकरीबन 11 वर्षों का शासन रहता है नेपोलियन का। नेपोलियन जो गद्दी पर बैठा है वो 1804 में बैठा और 1815 तक रहा। उसने क्या किया कि जब 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 राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो उस समय फ्रांस में प्रजातंत्र की व्यवस्था लाई गई, मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ पर लाई गई। लेकिन नेपोलियन ने धीरे धीरे इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव भी किए थे, जो कि उससे नेपोलियन संहिता लागू किया, 1804 में लागू किया। इसमें उसने बहुत तरह की व्यवस्था की। पहला व्यवस्था क्या किया, जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को खत्म कर दिया गया, सुविधा का अंत कर दिया गया। फिर उसके बाद बराबर कानूनी अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। मतलब उस समय जो भूमि पर जो भी शुल्क लगाए जाते थे, जो भी जागीरदार के लिए शुल्क लगाए जाते थे, उन सब में मुक्ति दिलाई गई। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, मतलब अब उच्च वर्ग के प्रभाव को कम कर दिया गया। अब क्या होता है कि जब 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 ये नेपोलियन का शासन खत्म होता है तो उसके बाद क्रांतियाँ फिर से शुरू होती है। और क्रांतियों का युग में हम देखेंगे 1830 और 1848 की क्रांति में। 1830 की क्रांति देखते हैं तो फ्रांस की जो प्रथम जो क्रांति हुई वो 1830 में होती है, जिसका कारण क्या था, ये मैटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति थी। किसकी, मैटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति थी। और चार्ल्स दसम एवं पॉलीगनेक का निरंकुश शासन था। ये चार्ल्स दसम जो राजा था उस समय और उसका मंत्री था ये पॉलीगनेक, इस दोनों का बहुत बड़ा ये निरंकुश शासन था। इससे कारण भी फ्रांस की जो प्रथम क्रांति 1830 में हुई थी वो हुई। परिणाम क्या हुआ इसके बाद, तो परिणाम ये होता है कि लुई फिलिप को शासक बनाया जाता है, मतलब चार्ल्स दसम को हटा देता है और उसके जगह पर लुई फिलिप को शासक बना दिया जाता है। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद होता है 1848 ईस्वी की क्रांति। तो 1848 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या होता है, इसका कारण रहता है लुई फिलिप, जो अभी देखे हमने क्या किया, वो 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप को शासक बनाया गया। अब फिर क्या होता है ना, ये शासक अब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। 1848 आते आते ये शासक कमज़ोर होता है और साथ में इसने बहुत सारी उदारवादी नीति भी अपनाई हुई थी, जिससे क्या हुआ कि इसका विरोध हो रहा था। ये असफल वैदेशिक नीति था, इसका ना वैदेशिक नीति जो था वो पूरी तरह से असफल था। और इस समय ही क्या हुआ, भूखमरी और बेरोजगारी की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फ्रांस की जनता ने 1848 ईस्वी में क्रांति की, जिसमें लुई फिलिप को हटा दिया गया शासन से। परिणाम क्या हुआ, इससे पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना की गई। मतलब पुरातन व्यवस्था जो पीछे से चली आ रही थी व्यवस्था, उसका खत्म हो गया और द्वितीय गणराज्य की स्थापना की गई। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का सम्राट बनाया गया।
इटली जर्मनी के एकीकरण प्रारंभ हो गया। उसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है। हम लोग जो नेपोलियन के बारे में सुनते हैं वो नेपोलियन यही था, नेपोलियन तृतीय रहता है। तो ये कब बनता है? 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बनता है। अब हम आते हैं कुछ और इसी के समकालीन जो घटनाएं हो रही थी उन सब पर ध्यान देंगे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, यूनान जो था ना उस समय ऑटोमन का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो तुर्की के अंदर में था। तो तुर्की ने एक विशाल से साम्राज्य को अपने अधिकार में किया हुआ था। तो उसी में से ऑटोमन साम्राज्य था जिसके अंदर में यूनान को रखा गया था। इसमें क्या होता है, यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो जाते हैं। यूनान में सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए वहाँ के दार्शनिकों ने कहा कि यूनान जो है वो यूरोपीय सभ्यता का पालना है। यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना है। और इस बात को कहकर उसने संघर्ष के लिए जनमत को एकत्रित किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूनान को इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का सहयोग मिलता है। और इसी के सहयोग से 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका गठन हो जाता है। किसका? यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1832 में गठन हो जाता है। और ये गठन जो होता है वो एक संधि के द्वारा होता है, जिस संधि का नाम होता है एड्रियानोपल की संधि। संधि का नाम क्या होता है? एड्रियानोपल की संधि, जो कि 1829 ईस्वी में हुआ रहता है। और ये किससे होता है? तुर्की से होता है। होता क्या है कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इन सब के सहयोग से यूनानी स्वतंत्रता सेनानियों ने तुर्की से युद्ध करते हैं, जिससे कि तुर्की को हरा कर 1829 में एड्रियानोपल की संधि करवाई जाती है। और फिर 1832 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूनान का गठन हो जाता है। अब आते हैं रोमानीवाद पर देखते हैं। देखिए, रोमानीवाद, रोमांटिसिज्म, ये क्या था? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें तर्क और विज्ञान को कोई जगह नहीं दी गई। मतलब इसमें तर्क और विज्ञान को कोई जगह ही नहीं दी गई। इसमें भावनाओं की अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी दार्शनिकों विचार को बढ़ाया गया। मतलब इसमें था क्या ना कि लोग ना ये तर्क और विज्ञान मतलब साइंस का कोई महत्व नहीं दे रहे थे। बस उन लोगों ने ये कहा कि हमारे अंतर्दृष्टि से जो रहस्यवादी जो चीज़ें होंगी उन सब से ही हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे दार्शनिक में एक थे, वो थे यूहान गॉटफ्रीड। देखिए, यूहान गॉटफ्रीड एक ऐसा दार्शनिक, इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे कि फिर आगे देखते हैं। 1830 को क्रांतियों का महान साल कहा गया। देखिए, 1830 में क्रांतियों का महान साल होता है, कठिनाइयों का महान साल होता है। कठिनाई कहने का मतलब होता है क्या है कि इसमें क्या क्या कठिनाई हुई। एक क्या हुआ कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी में वृद्धि हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, खाने पीने की वस्तु की कमी हो गई। इन सब कारणों से क्या हुआ, ये बहुत बड़ा कठिनाइयों का महान साल इसे कहा गया 1830 को। 1871 में क्या होता है? तो बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र में क्या होता है? उस समय बाल्कन क्षेत्र में टेंशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे उन सबको कहा जाता था स्लाव। क्या कहा जाता था? उन्हें स्लाव कहा जाता है था। और इस बाल्कन क्षेत्र में 10 देश आते थे, जो कि इस तरह से हैं। रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बानिया था, यूनान था, मैसेडोनिया था, क्रोएशिया था, बेसनिया और हर्जेगोविना था, स्लोवेनिया था, सर्बिया और मोंटेनीग्रो थे। इस तरह से 10 देश थे जो कि बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो बाल्कन क्षेत्र में टकराव कब बढ़ता है? 1871 ईस्वी में बाल्कन क्षेत्र में टकराव बढ़ने लगता है। इस पर नियंत्रण किसका था? तो बाल्कन क्षेत्र में नियंत्रण था ऑटोमन साम्राज्य का। अभी बताए थे कि ऑटोमन साम्राज्य था वो तुर्की के अंदर में था। तुर्की एक देश है, उसी के अंदर में ऑटोमन साम्राज्य था। और ऑटोमन साम्राज्य का ही प्रभाव जो था वो बाल्कन क्षेत्र पर था। फिर उसके बाद बाल्कन के कुछ क्षेत्रों पर रूस का भी प्रभाव था और ऑस्ट्रिया का भी प्रभाव था। अब हम देखते हैं कुछ ये मारियान के बारे में देखते हैं। मारियान क्या था? ये माता की छवि था। कैसे हम लोगों के लिए भारत माता की जो छवि होती है, उसी तरह से फ्रांस के लिए मारियान एक माता की छवि थी, जो कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी उसके पास था। क्या था? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। जर्मेनिया जो था, जैसे हमारे यहाँ भारत माँ है, उसी तरह से जर्मेनिया जो था वो जर्मनी की माँ थी। मतलब जर्मनी की माता की छवि थी, जो कि बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था। उसका बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था।
और इस जर्मेनिया का मतलब था वीरता का प्रतीक, मतलब जर्मेनिया को ये वीरता का प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। और साथ ही बलूत के वृक्ष के जो पत्ते थे वो भी वीरता के प्रतीक को दिखाते थे। अब हम कुछ हम चिन्ह के बारे में देख लेते हैं जो कि यूज किया गया था। टूटी टूटी जंजीर या बेरिया। टूटी जंजीर, जब बेरिया टूट जाएगी तो क्या होगा, आज़ादी मिल जाएगा, तो ये क्या था, आज़ादी का ये चिन्ह था। बाज छाप कवच, बाज छाप कवच जो था वो शक्ति का प्रतीक था। बलूत पतियों का मुकुट क्या था, ये बहादुरी का प्रतीक था। तलवार क्या था, ये मुकाबले की तैयारी था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये शांति की चाह थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या था, ये शांति की चाह थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। फिर उसके बाद आता है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। ये 1848 में उदारवादियों का झंडा था जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया। फिर है उगते सूर्य की किरण। ये एक नए युग का सूत्रपात था, एक नया युग हो रहा है, इसके सूत्रपात के रूप में उगते सूर्य की किरण को दिखाया गया। ये सातों को याद रख लीजिए, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग में ये पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जर्मन का एकीकरण। उसी समय क्या होता है ना, जर्मन का एकीकरण भी होता है। जर्मन का एकीकरण क्या होता है, प्रसा के नरेश वेलहम चतुर्थ के नेतृत्व में फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया। तो देखिए ये क्या था, प्रसा प्रसा के अंतर्गत ही ना जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था, जिसमें उसके नरेश वेलहम चतुर्थ थे। और उन्होंने पहले क्या किया, फ्रैंकफर्ट संसद बनाई और उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास क्या था, ये प्रयास असफल रहा। फिर उसके बाद बिस्मार्क ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। बिस्मार्क क्या था, वो प्रसा का चांसलर था, उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली जर्मनी के एकीकरण की। उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। और उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को 3 युद्ध करना पड़ा, जो कि 1864 से लेकर 70 तक करने पड़े। इसमें क्या होती है, इसमें प्रसा की जीत होती है, और प्रसा की जीत होने के बाद 18 जनवरी 1871 में बरसाए समारोह होता है। क्या होता है, बरसाए है ये, बरसाए की संधि होती है, जिसमें प्रसा के सम्राट कौन थे, ये विल्हेम चतुर्थ, उसी को क्या किया जाता है, जर्मनी का सम्राट बना दिया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इटली का एकीकरण। तो इस तरह से जर्मनी का पहले एकीकरण होता है, फिर उसके बाद इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो होता है वो मंत्री प्रमुख काबूर के द्वारा किया गया था। फ्रांस से संधि, काबूर क्या करता है, फ्रांस से संधि करता है और ऑस्ट्रिया शक्तियों को हराना। जो भी उस समय ऑस्ट्रिया एक बड़ी शक्ति थी, ऑस्ट्रिया शक्ति को क्या करता है मंत्री काबूर ने फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया शक्ति को हरा देता है। ये मंत्री काबूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। काबूर को क्या कहा जाता है, इटली का बिस्मार्क। 1860 में जोसेफे मेस्सिनी के नेतृत्व में सफलता यंग इटली गठन बनाया। देखिए 1860 में क्या होता है ना, जोसेफी मेस्सिनी ने आंदोलन की नेतृत्व प्रदान किया और उसने यंग इटली नामक एक संगठन बनाया, और उसी संगठन के जरिए उसने आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1860 में इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा, और जब वहाँ पर इटली का एकीकरण हो गया तब उसके बाद वहाँ पर राजा किसे बनाया गया, इमैनुअल द्वितीय को वहाँ का राजा बनाया गया। फिर है मेस्सिनी का सहयोगी था गैरिबाल्डी। मेस्सिनी का सहयोगी कौन था, गैरिबाल्डी था, जो कि लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें देखना है, यंग इटली का गठन जो किया था वो किया था मेस्सिनी ने, और लाल कुर्ती सेना का गठन किया था वो गैरिबाल्डी ने किया था। अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं यहाँ पर। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श कहने का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जो बस कल्पना हम उसका किया जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक में वैसा कुछ हो ना। जुंकर्स जो होता था वो ये क्या था, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े से जमींदार लोग शामिल थे। तो जुंकर्स जो था वो प्रसा के जमींदार वर्गों का एक संगठन था, प्रसा। अब देखते हैं फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो फ्रेडरिक सारियू जो था वो फ्रांसीसी चित्रकार था। एनरस्ट रेनर, ये इसके बारे में पूछता है, रेनन कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था ये। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। या अधिकार विभाजन का सिद्धांत, उसी को कहते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन कहाँ किया गया था,
ये किया गया था मेत्सिनी के द्वारा। ये भूमिगत संगठन थे। क्या थे ये? भूमिगत संगठन थे, जो कि इटली के स्वतंत्रता के समय ये बनाए गए थे। वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस का गठन 1815 में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, ये प्रसा है, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो इन सब ने नेपोलियन से संधि करवाई थी, जो कि वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसका? वियना कांग्रेस का। अब कुछ और देखते हैं। ये क्या है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन था मैटरनिक का, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन था मैटरनिक का। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध नेतृत्व वॉल्फ टोन ने किया था। ये भी याद रखना है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट का विरुद्ध के नेतृत्व किसने किया था? तो ये वॉल्फ टोन ने किया था, जो अब यहाँ से तो हो गया एक फटाफट लिखे, सॉरी, तो ये वॉल्फ टोन हो गया था। इसके बाद ये कुछ नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ से एमसीक्यूज भी देख लेते हैं कि हमारे एमसीक्यूज के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। काबूल कौन था? तो काबूल के बारे में हमने पढ़ा कि ये सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान जो था वो ये फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। और जर्मेनिया जो था वो कहाँ का प्रतीक था? जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू किया गया? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना हम देखें कि यूनान को कहा गया है। यंग इटली की स्थापना कब होती है? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में यंग इटली की स्थापना होती है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया जाता है? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 ईस्वी में पारित किया जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? इटली के एकीकरण की मसीहा जो है वो मेजिनी को कहा गया है। इसे मेत्सिनी भी बोलते हैं और मेजिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेजिनी या मेत्सिनी भी बोलते हैं। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना भी ये मेजिनी ने ही किया था। सेडाओ का युद्ध कब हुआ था? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो ये जैकोबिन क्लब जो भारतीय शासक स्थापना किया था उसका नाम था टीपू सुल्तान। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है? तो जर्मनी का एकीकरण जो होता है वो सीडान के युद्ध के बाद पूरा होता है। किस युद्ध के बाद पूरा होता है? तो सीडान के युद्ध के बाद पूरा हो जाता है जर्मनी का एकीकरण। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। फ्रांस की महिला को मताधिकार कब दिया गया? मताधिकार नहीं, मतलब मताधिकार कब दिया गया? मताधिकार फ्रांस के जनता को फ्रांस की महिला को मताधिकार कब दिया गया? मत देने का अधिकार कब दिया गया उन्हें? तो ये दिया गया 1945 में दिया गया। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। किस संघ की स्थापना किया? तो राइन संघ की स्थापना किया। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1789 में करता है। उसके बाद प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा शासक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जनमत संग्रह बोलते हैं। रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में क्या शब्द था? तो हमने ये बताया था, ये क्या था? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमांटिसिज्म क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था। प्रसा के बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? इसके बारे में लास्ट में देखा था नोट्स में, क्या था वो? जुंकर्स कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर कारण बना? तो ये भी देखें, बाल्कन क्षेत्र। किस जर्मन दार्शनिक ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों के बीच पाया जाता है? क्योंकि इसे हर हाल में याद रख ले, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ये था गॉटफ्राइड हर्डर। क्या नाम था इसका? गॉटफ्राइड हर्डर। तो ये जो था इसने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों के बीच पाई जाती है।